सभी छात्र छात्राओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। YouTube चैनल देवांश हिंदी क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन है और आप जिस तरह से मेरा साथ दे रहे हो उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। देखिए, अपना जो टॉपिक चल रहा था अपना हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल, भक्ति काल की चारों काल धाराएं और बात अपनी पहुंच गई थी। तीसरा काल जो है मध्यकाल का जो सेकंड पार्ट है, क्योंकि मध्यकाल के दो हिस्से किए हैं जिसमें पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल। तो उत्तर मध्यकाल अर्थात रीतिकाल, जिसके समय 1700 से लेकर 1900 तक है, उसी के विषय में अपन चर्चा की थी पिछली वीडियो में, जिसमें रीतिकाल, क्योंकि एक समय का परिवर्तन होता है और समय का जब परिवर्तन होता है तो सामाजिक क्षेत्र, धार्मिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र और सांस्कृतिक क्षेत्र और आर्थिक क्षेत्र, सारी स्थिति में परिवर्तन होता है। तो स्वाभाविक बात है कि पहले जिस तरह से वेद पुराणों में लिखा है कि पहले सतयुग था, फिर त्रेता था, फिर द्वापर था, फिर कलयुग है, तो स्वाभाविक है समय परिवर्तन के हिसाब से सारी चीज़ें बदलती हैं तो युग भी बदलता है। तो रीतिकाल के विषय में उसका नामकरण किस किस ने क्या नाम दिया है। रीतिकाल जिसमें क्योंकि मध्यकाल है और मध्यकाल राजा महाराजाओं का काल रहा है, तो राजा महाराजाओं के आश्रय में पला बड़ा हुआ है रीतिकाल। क्योंकि जितने भी, चाहे कोई चारण है, पहाट है, कवि है, चाहे कोई भी है, लेकिन ज़्यादातर रीतिकाल के जो प्रमुख कवि हैं वो किसी न किसी आश्रय में पले बड़े हुए हैं, क्योंकि राज आश्रय ही उनके परिवार का जीविका उपार्जन का साधन होता था। इसीलिए राजाओं की प्रशंसा करना उनका परम कर्तव्य था। तो इसके विषय में क्या नामकरण दिया है, जैसे मैं पिछले उसमें आपको बता चुका हूँ कि मिश्र बंधु है, उन्होंने अलंकार नाम दिया है। विश्वनाथ प्रसाद ने श्रृंगार नाम दिया है। त्रिलोचन ने उसको अंधकार नाम दिया है और जॉर्ज ग्रियर्सन जो है उसने रीतिकाल नाम दिया है। डॉक्टर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उसको रीतिकाल नाम दिया है। अलग अलग नामों से उसको जाना गया है। तो उसके विषय में मैं आपसे चर्चा कर चुका हूँ पीछे की वीडियो में। अब मैं जो चर्चा करूँगा आपको वो रीतिकाल की जो विशेषताएं हैं उसके विषय में चर्चा करूँगा। तो देखिए, अब अपन जो बात करेंगे वो क्या है, रीतिकाल। रीतिकाल की समय सीमा क्या है, 1700 लेके 1900। इसको क्या बोला है, उत्तर मध्यकाल। उत्तर मध्यकाल नाम बोला है इसका। ये दोहरा नामकरण है जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा दिया गया है। तो ये इसकी जो विशेषताएं हैं, इसकी जो विशेषताएं हैं उन विशेषताओं के ऊपर शॉर्ट रूप में संक्षिप्त प्रकाश डालेंगे अपन। तो देखिए, अब इनकी जो विशेषताएं हैं वो कौन कौन सी हैं उनको थोड़ा सा अपन देख लेते हैं। रीतिकाल में जो वर्णन किया गया है, क्योंकि जैसे मैंने कहा था कि रीतिकाल के जो कवि हैं उन्होंने सीधा लिखा है कि सुकवि रीझे तो कविताई, नहीं तो राधिका कान नैया का सुमरन का बहाना है। अरे उनका कहने का मतलब क्या है कि अगर जो लोग पढ़ेंगे प्रसन्न हो गए तो हमारी कविता सफल हो जाएगी, नहीं हुए तो श्री कृष्ण और राधा का गुणगान हो जाएगा। तो इस तरह के काव्य को इसमें रचा गया। और दूसरी चीज़ उन्होंने क्या दिया था, स्त्री के विषय में दिया था। स्त्री के विषय में तुलसीदास ने भी लिखा था, स्त्री के विषय में कबीरदास ने भी लिखा है। और रीतिकाल जो समय था, तो रीतिकाल का जो समय था उसमें स्त्री के संभोग की वस्तु समझी जाती थी। ज़्यादा मान सम्मान जो मिलना चाहिए था औरत को वो सम्मान नहीं दिया, जबकि औरत देवी का रूप है और नर की खान भी औरत है, लेकिन उसको सम्मान नहीं दिया, क्योंकि राजा महाराजाओं का समय था जिसमें सुराग, सुंदरी और स्वभाव और कबाब, बस इन चारों चीज़ों को महत्व देते थे।
क्यों? अपन ने सुना भी है, कहते भी हैं, जैसा खाए अन्न वैसा रहे मन, तो राजा महाराजा सुरा सुंदरी और सवाब और कबाब खाते थे, तो फिर उनका मन भी दूषित और विकृत स्वाभाविक है, तो नारी को ज़्यादा सम्मान उन्होंने नहीं दिया है। और लिखा है उन्होंने, देखिए दोहा दिया है कि कौन गने पुरवन नगर, क्या दिया है कि कौन गने पुरवन नगर, कामनी एके रीत, देखत हरे विवेक को, चित्त करे हरे प्रीत। अरे कामनी के विषय में लिखा है, कामनी अर्थात स्त्री के विषय में उन्होंने लिखा है कि जो नारी है ना, उसकी अद्भुत शक्ति है उसमें, जिसमें क्या लिखा है, देखत हरे विवेक को, जो कोई नारी को देखता है, देखने वाले का वो विवेक हर लेती है, अर्थात ज्ञान को हर लेती है, और बचा कुचा जो क्या है, चित्त हरे कर प्रीत, और जो मन है उसको प्रेम करने के बाद हर लेती है, तो आदमी का शून्य हो जाता है। जहाँ उसका मन और उसका ज्ञान का हरण हो गया, तो आदमी, क्योंकि नारी की सुंदरता, श्रृंगारिकता का ज़्यादा वर्णन किया है उन्होंने। और क्या लिखा है, देखिए क्या दिया है, एक दोहा लिखा है जिसमें उन्होंने क्या दिया है कि वो आनंद कवि का है, और जिसमें लिखा है उन्होंने कि मनुज रूप हवे तरो, मनुज रूप हवे तरो, तीन वस्तु का योग दिया है रीति काल में। मनुज हवे जो दिया है कि मनुज रूप हवे तरो, तीन वस्तु का योग, द्रव्य उपार्जन, पहला क्या दिया है, द्रव्य उपार्जन, दूसरा दिया है हरि भजन, और तीसरा दिया है और कामनी संग भोग। कामनी संग भोग का मतलब है कि कामनी जो स्त्री है उसके साथ जो आनंद विलास किया जाता है, वो भोग की ओर इशारा किया है। तो तीन क्या दिया है, द्रव्य उपार्जन, द्रव्य उपार्जन का मतलब है पैसा की उत्पादन करना, मेंदे, दूसरा नहीं हुआ तो हरि का भजन, और तीसरा क्या दिया है, कामनी संग भोग। ये राजा महाराजाओं की स्थिति का चित्रण किया गया है। तो देखिए अब अपन थोड़ा सा रीतिकाल की विशेषता है उस पर अपन ध्यान दे देते हैं। तो सबसे पहले तो क्या दिया है, आचार्य द्वय का प्रदर्शन, क्या दिया है, आश्रय दाता की प्रशंसा, नारी के प्रति दृष्टिकोण, पांडित्य प्रदर्शन, पांडित्य प्रदर्शन, श्रृंगार प्रियता, श्रृंगार प्रियता का वर्णन, प्रकृति के उद्दीपन रूप का चित्रण दिया है। क्या दिया है, लक्षण ग्रंथों की रचना, क्या दिया है, छंद अलंकारों का
ज्यादा प्रयोग, समझ लो, मुक्तक शैली का प्रयोग भी किया है। ऋतु वर्णन, मुक्तक शैली का वर्णन दिया है। क्या दिया है? ऋतु वर्णन का चित्रण जो है वो भी दिया है। ब्रज भाषा जो दी है, ब्रज भाषा का काल में प्रयोग, ब्रज भाषा का काल में प्रयोग। अब देखिए क्या लिखा है, ये क्या है? रीतिकाल की विशेषताएं हैं। रीतिकाल का समय सीमा ध्यान रखना। रीतिकाल के विभिन्न नामकरण किसने क्या दिया है उनको पूछ लेता है। दोहरा नामांकरण है जो उत्तर मध्यकाल नाम दिया है, जिसका रीतिकाल नाम दिया है, वो देने वाले कौन हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। डॉक्टर जाट गिरियसन ने, मैंने बताया आपको कि रीतिकाल को रीतिकाल बोला है, ठीक है। और विश्वनाथ प्रसाद ने क्या बोला है? श्रृंगार काल नाम बोला है। मिश्र बंधुओं ने क्या बोला है? अलंकार काल बोला है। और डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल ने क्या बोला है? कला काल बोला है। तो अलग अलग नामकरण दिया है। डॉक्टर तिल्लुचंद ने इसको अंधकार काल नाम दिया है, क्योंकि जैसी प्रवृत्ति है उसी प्रवृत्तियों को आधार मानकर अलग अलग कवियों ने अलग अलग नामकरण किया है। कुल मिला के मध्यकाल का काल जो था वो राजा महाराजाओं का काल था। और रीति, जैसे मैंने बताया था कि रीति एक परंपरा है, एक मार्ग है, एक विशिष्ट प्रकार की पद रचना शैली है जो एक परंपरा के अनुसार बनाई गई थी। बस इसलिए इसका नाम रीतिकाल नाम पड़ा है। तो देखिए अब अपन थोड़ी थोड़ी चर्चा करते हैं इसके ऊपर कि आचार्य का प्रदर्शन कि रीतिकाल जो है इसमें आचार्य का प्रदर्शन करने की होड़ मची हुई थी, जिसमें कौन है? जिसमें मतीराम है, जिसमें देव है, जिसमें पद्माकर है, जिसमें चिंतामणि त्रिपाठी है, जिसमें केशव दास है। तो अलग अलग जो है, कभी कोई किसी को प्राथमिकता देता है तो किसी को मानता है, कोई किसी को मानता है, लेकिन आचार्य का प्रदर्शन करने में सारे लोग अपना पांडित्य प्रदर्शन करने में लगे हुए थे कि सब श्रेष्ठ कवि कौन है। तो अपना आचार्य, लेकिन आचार्य का जो पदवी है रीतिकाल की वो किसको दी गई है? केशव दास। केशव दास को आचार्य की पदवी दी गई है। हालांकि केशव दास को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने नहीं माना है। केशव दास को किसने माना है? डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने। आचार्य बोला है उन्होंने कि श्याम सुंदर ने कि आचार्य केवल केशव दास है, क्योंकि इनके काव्य जो ग्रंथ हैं जिनमें क्या है, जिनमें इन्होंने अच्छे अच्छे काव्य ग्रंथ लिखे हैं, जिसमें क्या लिखा है? कवि प्रिया, क्या लिखा है? रसिक प्रिया, और तीसरा क्या लिखा है? रामचंद्रिका, और क्या लिखा है? विज्ञान गीता। क्या लिखा है? विज्ञान गीता। तो इतने सारे काव्य। तो रामचंद्रिका जो है केशव दास जी की, वो तो क्या है? छंदों का, क्या बोलते हैं इसको? अजायब घर। छंदों का अजायब घर बोला जाता है। किसको?
रामचंद्रिका को। बहुत बार क्वेश्चन आता है, रिपीट होता है। तो रामचंद्रिका एक प्रबंध काव्य है केशवदास का, जो रीति काल में रखा गया है और भक्ति काल के अंदर राम काल धारा परंपरा जो है उसमें भी इनका नाम आता है, क्योंकि तुलसीदास के समकालीन कवि हैं, इसलिए रामकाल परंपरा में रामचंद्रिका प्रबंध काव्य के द्वारा इनका स्थान निर्धारित किया गया है। तो केशवदास क्या है? आचार्यत्व का प्रश्न कि जो होड़ लगी हुई थी रीति काल में, कौन आचार्य बने। अब आचार्य बनेगा कौन? जिसने सबसे अच्छे लक्षण ग्रंथ छंद अलंकारों का सबसे ज़्यादा प्रयोग किया, उसको आचार्य। लेकिन रामचंद्र शुक्ल ने केशवदास को नहीं माना, उन्होंने चिंतामणि त्रिपाठी को माना है। समझ लो आप। तो इस तरह से एक आचार्य बनने की होड़ लग रही थी। सारे कवि अपने अपने लक्षण ग्रंथों में, अच्छी अच्छी काव्य रचनाओं में, छंद अलंकार के प्रयोग में लगे हुए थे। तो इस प्रकार इस पर चर्चा हुई। उसके बाद जो दिया गया है, उसके बाद क्या है? आश्रयदाता की प्रशंसा। आश्रयदाता की प्रशंसा का मतलब क्या है? अरे सीधी बात है कि जो कवि जिसके शासन काल में रहता है उसकी प्रशंसा, स्तुति, गान करना उसका परम कर्तव्य है, क्योंकि उसके परिवार का जीविका उपार्जन उसी के माध्यम से चलता था। इसलिए आश्रयदाता की प्रशंसा करना उनकी मजबूरी थी। क्या दिया है? नारी के प्रति दृष्टिकोण। नारी एक भोग की वस्तु समझी है रीति काल में, नारी को ज़्यादा सम्मान नहीं दिया है, क्योंकि नारी के प्रति दृष्टिकोण अच्छा नहीं है। नारी के प्रति दृष्टिकोण अच्छा नहीं है, इसीलिए उसको श्रृंगार की एक सुंदर मूर्ति समझ के एक शंभु तक उसको सीमित रखा है। तो नारी के प्रति दृष्टिकोण अच्छा नहीं था रीति काल में। पांडित्य प्रदर्शन। पांडित्य प्रदर्शन का मतलब समझ लो आप। पांडित्य प्रदर्शन का मतलब है कि सारे जो कवि हैं वो अपने अपने को सिद्ध करने में लगे हुए थे कि मैं पंडित हूँ, मैं पंडित हूँ। इसका मतलब पंडित से मतलब है उनकी विद्वता से, कि जो अच्छे अच्छे लक्षण ग्रंथों की जो प्रयोग कर रहे थे, जिसमें छंद अलंकार जो कर रहे थे, तो पांडित्य प्रदर्शन। केशवदास सोचता है कि मैं सर्वश्रेष्ठ रहूँ, देव सोचता है कि मैं सर्वश्रेष्ठ रहूँ, सोचता है चिंतामणि की मैं सर्वश्रेष्ठ, अपने अपने पांडित्य प्रदर्शन करने में लगे हुए थे। श्रृंगार प्रियता का वर्णन। जो नायिका है, नायिका का जो श्रृंगार है, श्रृंगार में संयोग और वियोग दोनों ही स्थिति का चित्रण, और जो नायिका भेद नक्शिक वर्णन जो होता है, सिर से लेकर पैर तक का नक्शिक वर्णन, उसका उन्होंने प्रयोग किया है। उनका नारी की सुंदरता में जो श्रृंगार प्रियता है, जिसमें संयोग और वियोग दोनों पक्षों का इन कवियों ने चित्रण किया है। प्रकृति के उद्दीपन रूप का चित्रण। प्रकृति का जो उद्दीपन रूप है, उद्दीपन रूप का मतलब है कि नायिका या नायक पर प्रकृति के प्रभाव का कौन सा प्रभाव पड़ता है किसी चीज़ को। अरे जिसमें एकांत है, सुरम्य वातावरण है, नदी है, नाले है, झील है, सुरम्य वातावरण है, नहीं क्या, तो उनको उनके रूप, उसका प्रभाव जो है वातावरण का, वो प्रकृति का उद्दीपन आता है, जो नायक नायिका के ऊपर दिखाया जाता है। जिसमें नायक अकेला है तो नायिका की याद उसको सताती है, नायिका अकेली है तो सुरम्य वातावरण को देखकर अपने नायक की याद आती है। तो उद्दीपन रूप का चित्रण उन्होंने किया है। लक्षण ग्रंथों की रचना। लक्षण ग्रंथों की रचना से तात्पर्य किससे है? अरे लक्षण ग्रंथ का मतलब है कि जिसमें सबसे ज़्यादा छंद अलंकारों का प्रयोग किया गया है वो लक्षण ग्रंथ है। जैसे केशवदास की रामचंद्रिका है, वो प्रबंध लक्षण ग्रंथ, उसी के दम पर उसको आचार्य घोषित किया है। तो लक्षण ग्रंथों की भरमार चल रही थी उस समय, और छंद अलंकारों का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सका है वो ज़्यादा से ज़्यादा छंद अलंकार का प्रयोग, जिसमें चौपाई, दोहा, सौटा और लाला, कवित्त, सवैया, मंदाक्रांता, गुरुतुबलिंबित, सारे छंदों का प्रयोग, जो अलंकार है, शब्द अलंकार, अर्थालंकार, सारे ही अलंकारों का प्रयोग किया है। क्यों किया है? क्योंकि इसमें मैंने आपको क्या बताई थी, रीतिबद्ध काव्य धारा, 3 काव्य धारा हुई थी रीति काल में, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त। तो रीति छंद अलंकारों का प्रयोग रीतिबद्ध काव्य धारा के अनुसार, क्योंकि बनी बनाई परिपाटी के अनुसार काव्य रचना करनी थी, इसलिए सीधी बात है कि छंद अलंकारों का प्रयोग होना स्वाभाविक था। मुक्तक शैली का वर्णन। इसका मतलब है
कि मुक्तक शैली जो कौन सी तीसरी काव्यधारा थी जिसमें परपाटी के अनुसार काव्य रचना नहीं की, स्वच्छंद प्रवृत्ति के आधार पर अपनी काव्य रचना की, तो मुक्तक शैली प्रबंध नहीं, मुक्तक शैली का भी वर्णन जिसमें घनानंद है, बोधा है, आलम है, ठाकुर है, ये द्विज देव है, इन्होंने मुक्तक शैली की काव्य रचना की है। रसखान है। ऋतु वर्णन का मतलब है कि जो प्रकृति का जो हिस्सा है जिसमें अपन क्या है, हेमंत है, शिशिर है, बसंत है, तो जिस तरह से देव कवि है, जिस तरह से सेनापति है जिसने बसंत के रूप में राजा के पुत्र के रूप में बसंत का बहुत अच्छा वर्णन किया है, नहीं क्या, प्रकृति के श्रव्य वातावरण का ऋतु वर्णन। तो ऋतु वर्णन जो बसंत आगमन है उसका संकेत दिया है, बसंत आगमन पर किस तरह से प्रकृति में चारों ओर हरियाली सुंदर रूप छा जाता है। तो बसंत को राजा के पुत्र के रूप में सेनापति देव इन्होंने प्रकृति का अच्छा चित्रण किया है। ब्रज भाषा का प्रयोग, तो रीतिकाल की जो कवि हैं वो ज़्यादातर ब्रज भाषा का प्रयोग, वैसे ब्रज भाषा के साथ साथ कहीं कहीं अवधी और जन भाषा और खड़ी बोली का प्रयोग, लेकिन खड़ी बोली थोड़ा सा लेट, क्योंकि यहाँ ब्रज भाषा रीतिकाल है ना, तो ब्रज भाषा का सबसे ज़्यादा प्रभाव देखा जाता है। ब्रज भाषा के खत्म होने के बाद खड़ी बोली उभर कर सामने आती है, जो आधुनिक काल में जाके वो आपको आएगी। तो इस प्रकार ये आपकी क्या थी, रीतिकाल की संक्षिप्त विशेषता में प्रकाश डाला है मैंने। अगर आपको अच्छा लगे तो आप एक बार सब्सक्राइब और लाइक शेयर जरूर कर दें। नमस्कार।